नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाथ। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो है, एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से या गुणवत्ता से। एगमार्क का संबंध किससे है? पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से या गुणवत्ता से। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है ये है गुणवत्ता से। जो एगमार्क का संबंध होता है वो गुणवत्ता से होता है कि कोई प्रोडक्ट कितना अच्छा गुणवत्तावान है, वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, वो हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है। ये सब चीज़ एगमार्क से संबंधित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, यानी कि जो जल प्रदूषण होता है वो सर्वाधिक किस राज्य में है? आर्सेनिक एक तत्व है जो कि जल में पाया जाता है, इसीलिए जल प्रदूषण होता है। और ये ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे आर्सेनिक जल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर जो जल पाया जाता है वो शुद्ध उतना होता नहीं, वहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये वहाँ की जल प्रदूषण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 1975 में, 1962 में, 1960 में या 1972 में। ये चार ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1900 इसका जो सही उत्तर है वो है 1972। जी हाँ, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप इसको अगर पहली बार इस क्विज को दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद उत्तर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। मैं अंत में आपको उसका नंबर दे दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, आसवन या स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो दूध से जो दही बनता है, घर पर जो दूध से दही बनता है उसके लिए जो मुख्य प्रक्रिया होती है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है मैं बता दे रहा हूँ, आप इसका जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है किण्वन। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है किण्वन। लैक्टोबैसिलस नामक इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध से दही बनाने का कार्य करता है, इसलिए जो खट्टा का जो स्वाद हमको मिलता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही होता है। और जब दूध खराब होता है, यानी कि लैक्टोबैसिलस जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दूध दुर्गंध देने लगता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है? किस देश के संविधान से हमारे देश का मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ऑप्शन है यूएसएसआर यानी कि रसिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यूके या यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो इसका सही उत्तर होगा कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो लिया गया है यूएसएसआर से। जी हाँ, यूएसएसआर यानी कि यूनाइट जो रूस है, प्रेजेंट टाइम में जो रूस है उससे लिया गया है हमारे देश का मौलिक कर्तव्य। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे देश में कुल कितने हैं, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है, जो ध्रुव तारा कहा जाता है वो किस डायरेक्शन में वो जो ध्रुव तारा होता है निकलता है, वो आपको बताना है। दक्षिण तारे को कहते हैं, पूर्वी तारे को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण तारे को कहते हैं, पूर्वी तारे को कहते हैं, उत्तरी तारे को कहते हैं या पश्चिम। यहाँ पे आपको चारों डायरेक्शन दे दिया गया है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है, जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर में। जी हाँ,
अगर आप कभी रात में देखेंगे उत्तर की तरफ मुंह करके निशान कोण पर, तो आपको दिखेगा ध्रुव तारा, जो कि सबसे ज़्यादा चमचमाता हुआ तारा आपको दिखेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, हमारे देश में एक समय टाइगर की आबादी बहुत तेज़ी से कम होने लगती थी, क्योंकि टाइगरों का शिकार होने लगा था फायदे के लिए ब्लैक। तो इसकी वजह से भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया, और इसमें जो टाइगर हैं उनको रिजर्व करने, उनकी सुरक्षा और उनको अच्छा रहन सहन देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया, ताकि ये फ्यूचर में कहीं ख़त्म ना हो जाए। और हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है, तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर, आप इसका सही उत्तर दीजिएगा। इसका जो ऑप्शन है 1972 में शुरू हुआ था, 1973 में, या 1981 में, या 1985 में। इन चारों में से सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है, इसका जो सही उत्तर है वो है 1973। जी हाँ, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था 1973 में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या सिक्किम में? जम्मू कश्मीर में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है या सिक्किम में है? इस वीडियो को आप पॉज करिएगा, इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इसका जो सही उत्तर है। जो फूलों की घाटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं और काफ़ी टूरिस्टर भी वहाँ जाते हैं, टूरिस्टर लोग भी वहाँ पर जाते हैं, इंडियन लोग भी जाते हैं। काफ़ी बहुत ही मनोरम जगह है, आप कभी जाइएगा इन द फ्यूचर में। तो वो स्टेट का नाम है उत्तराखंड। जी हाँ, फूलों की घाटी से नाम से फेमस है उत्तराखंड, न कि जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य बड़ा हो चुका है, वयस्क हो चुका है, तो उसके जो शरीर में कुल कितने अस्थियां होती हैं? ऑप्शन है 206, 305, 175, या 275। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो है 206। जी हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में अस्थियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे वो वयस्क होता जाता है उसके अस्थियों की संख्या कम होती जाती है और अंत में 206 पे जा कर के रुक जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में, या नागासाकी में? तो जो ग्रीन पीस का जो इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है, इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो है एम्स्टर्डम में। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है ए नहीं होगा, न्यूयॉर्क बिल्कुल भी नहीं होगा। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, और लेकिन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ध्यान दीजिए, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह उच्च उष्मा, यह उच्च उष्मीमान का है, यानी कि अगर ये जलता है तो हाई टेम्परेचर देता है, या यह नीली ज्वाला से जलने वाला होता है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह एक स्वच्छ ईंधन है? देखिए, इन चारों के अगर ऑप्शन देखोगे तो ये बात तो सही है कि उच्च ऊष्मा देता है, ये राइट है। ये जलता भी है, तो आप गैस सिलेंडर जब चूल्हा जलता है तो आप देखे होंगे तो नीले कलर का ज्वाला जलता है, ये भी सही है। यानी कि ये दोनों मान तो सही है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, तो हाँ ये मीथेन भी इसमें होता है, भी राइट है। लेकिन ये प्योर गैसेस नहीं है, यानी कि एलपीजी कोई प्योर गैस नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह एक स्वच्छ ईंधन नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एक बुक का नाम है। इसको किसने लिखा था? प्रजाति की उत्पत्ति की रचना नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरस्तु ने, मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, या रॉबर्ट हुक ने? तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है चार्ल्स डार्विन। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन ने ही यह पुस्तक लिखा था जिसका नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने ही बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है, जो मजबूत है वही रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यही नेचर की प्रकृति है, यही नेचर हमेशा करता आया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है?
यानी कि विश्व स्तर पे जो केस होते हैं उसका जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो कहाँ पे है, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है? तो ऑप्शन है जेनेवा में है, द हेग में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है द हेग। अब द हेग कहाँ पर है? तो देखिए जो द हेग है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर एक कंट्री जिसका नाम है नीदरलैंड, वहाँ पर है। ठीक है, नीदरलैंड में इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। और याद रखिएगा नीदरलैंड को भी पास्ट में हम इसे हॉलैंड भी कहते थे। ठीक है, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग प्रयास करिएगा, जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज किया करिए, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए, ताकि इससे आपका पता चल सके आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इसके लिए हमें संविधान सभा ने राष्ट्रीय जो हमारा गान है जन गण मन, इसको अपनाया था। तो वो कब अपनाया था? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है, जब हम 26 जनवरी मना रहे थे उसके सिर्फ 2 दिन पहले ही हमने अपना राष्ट्रीय गीत अपनाया, जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि के बंगाली अनुवाद का हिंदी रूपांतरण है जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी हमारा संविधान लागू होने के 2 दिन पहले ही अपनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो पुष्कर मेला होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, अजमेर या जोधपुर। देखिए 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अजमेर। जी हाँ, अजमेर में ही पुष्कर मेला लगता है, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत चर्चित मेला है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? देखिए सूर्य से बहुत प्रकार की किरणें आती है हमारे पृथ्वी पर, लेकिन उसमें भी कई कैटेगरीज हैं। उनमें से सबसे खतरनाक कौन सी किरण है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है UVC है, UVB है, UVX है या UVA है। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है UVA। जी हाँ, UVA इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो आती है रेडिएशन वो बहुत ही खतरनाक होती है, वो हमको कैंसर भी दे सकता है। तो याद रखिएगा इसको, अल्ट्रा वायलेट UVA बहुत ही खतरनाक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं, यानी कि जैविक घटक है। ठीक है, जैविक अजैविक 2 जैवमंडल के घटक है। जैविक उसे कहा गया है जिसमें प्राण होते हैं, जैसे फ्लोरा फौना, पेड़ पौधे और जीव जंतु। बाकी जितने बचते हैं निर्जीव, वो सब आते हैं अजैविक घटक में। तो आप इसमें देख लीजिए, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सब अजैविक घटक है। सिर्फ कवक बस ऐसा है जिसमें जान या प्राण होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कवक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिरिशेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? जो गिरिशेर परियोजना है वो कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। ठीक है, महाराष्ट्र में गिरिशेर परियोजना अवस्थित है या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात में। तो आपने काफ़ी सालों से एक प्रचार आ रहा होता है हमारे टीवीओ में, देखा होगा, कुछ समय बिताओ तो गुजरात में। ठीक है, तो एक टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए सब किया जा रहा था। तो भारत में इकलौता ऐसा परियोजना है गिरिशेर परियोजना, जहाँ पर शेरों को रखा जाता है, एशियाटिक लायन को रखा जाता है, और वह भारत के किस राज्य में है? तो इसका जो सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में गिरिशेर परियोजना अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? WWF का क्या फुल फॉर्म है? तो ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फॉर फंड, वर्ल्ड वाच फंड। देखिए ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो पहला और दूसरा में से हो सकता है सही उत्तर, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूँ।
WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जी हाँ, WWF का आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये इसलिए बनाया गया था कि जो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, वाइल्ड लाइफ की बात किया जा रहा है, यानी कि जो जीव जंतु रहते हैं उनको बचाने के लिए ये समिति या संगठन अस्तित्व में आया है और बहुत बेहतरीन ढंग से इस पे काम करता है। यही बताता है कि कौन से जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर से। जी हाँ, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है किसकी वजह से? वह कौन सा ऐसा तत्व है जो बंगाल के जो जल है उसको प्रदूषित करने का कार्य करता है? इसका ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है आर्सेनिक से, क्रोमियम से, कैडमियम से या सीसा से। चार ऑप्शन आपके पास है, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं यहाँ पर सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है आर्सेनिक। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की बहुत बड़ी समस्या है और थोड़ा बहुत बिहार में भी इसकी बहुत समस्या है। बिहार और बंगाल सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण में अगर समस्या से जूझते हैं तो वो है आर्सेनिक। ठीक है, तो एक उचित मात्रा से ज़्यादा जब मिलने लगता है तो हम कहते हैं कि जल प्रदूषित हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आटा मिल के द्वारा। देखिए, जब भी कोई कंपनी कोई चीज़ लगाती है तो उसके ऊपर एक चिमनी लगाते हैं जिसके ऊपर से धुएं उड़ते रहते हैं। तो ये पूछ रहा है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आटा मिल के द्वारा। ठीक है, आटा मिल के द्वारा ऐसा होता है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, उर्वरक संयंत्र के द्वारा या सीमेंट उद्योग के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है थर्मल पावर प्लांट। जी हाँ, आपको जो बिजली मिल रहा होता है आपके घरों में, वो जो बिजली मिलता है उसकी कीमत एक है, उसकी कीमत है वातावरण प्रदूषण। जी हाँ, वायु प्रदूषण इसका सबसे बड़ा कारण है। हमारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी ही सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करती है और वो कोयले से ही बिजली उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है हमारे देश में। ठीक है, तो फ्लाई ऐश उससे बहुत ज़्यादा निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई चर्म उद्योग अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषक पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं? ठीक है, ये एक प्रकार का नियम है कि अगर आप प्रदूषण फैलाते हो तो उसकी कीमत, उसको क्या कहते हैं? अंतर्निहित लागत कहते हैं, निजी लागत कहते हैं, सामाजिक लागत कहते हैं या अवसरगत लागत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, सामाजिक लागत, निजी लागत या अंतर्निहित लागत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, अंतर्निहित लागत नहीं होगा। ठीक है, ये लगेगा सामाजिक लागत में आ जाता है। जब कोई चर्म उद्योग अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषक पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं? देखिए, आप दुनिया में कुछ भी करिए, ठीक है, आप दुनिया में कुछ भी करिए, अगर आप खुद तक सीमित रखते हैं तब उसके लिए सरकार जवाबदेह नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी कृत्य समाज को परेशान करती है या किसी प्रकार का जोखिम पैदा करती है या दिक्कत पैदा करती है तो आप उसके प्रति जवाबदेह होंगे और उसकी ये कीमत है जो आपको देनी पड़ती है, टैक्स के रूप में या किसी अन्य रूप में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है किस चीज़ का? पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर दिया है? बैक्टीरिया प्रादुर्भाव द्वारा, स्वच्छ जल द्वारा, कार्बनिक द्रव के क्षय द्वारा या प्रदूषित जल द्वारा। क्या रीजन है कि एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का उत्पन्न होना पेयजल में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है प्रदूषित जल। जी हाँ, जब जल प्रदूषित होता है तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वाटर में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जैव निम्नीकरणी है? ठीक है, जैव निम्नीकरण की बात कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं जैव निम्नीकरण इसमें कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है डीडीटी। ठीक है, डीडीटी, फिर एल्यूमिनियम, फिर कागज और प्लास्टिक।
जैव निम्नीकरणीय में जो आते हैं इसमें से ध्यान दीजिए, तो इसमें जो डीडीटी है, एल्यूमिनियम, कागज, प्लास्टिक तो आज भी यूज हो रहा है, ये ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो डीडीटी है, ठीक है, याद रखिएगा, जो डीडीटी है या एल्यूमिनियम है या प्लास्टिक है, ये ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये प्रदूषण फैलाते ही फैलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैव निम्नीकरणीय में कागज होगा, क्योंकि कागज हमारे वातावरण पर ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती है, जबकि डीडीटी, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है हृदयघात, दीर्घकालीन श्वास शोध, दमा या वातस्फीति। ये 4 प्रकार के रोग है जो हमें वायु प्रदूषण के कारण रोग उत्पन्न होता है, कैंसर होता है, और लोग इससे ज़्यादा मरते हैं। जितना लोग कोरोना से नहीं मरते हैं आज वर्तमान समय में, उससे ज़्यादा प्रदूषण से मरते हैं, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा एक्सीडेंट से मरते हैं। लेकिन नहीं, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका जो सही उत्तर का वो होगा दीर्घकालीन श्वसनी शोध। दीर्घकालीन श्वसनी शोध के माध्यम से ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? जल के द्वारा कौन सा ऐसा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है? यानी अगर आपने गंदा पानी पी लिया तो वो रोग आपको हो जाएगा। ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा या टीबी। टीबी तो नहीं हो सकता क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, ये जल जनित रोग नहीं है। मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया मच्छरों से होता है और मच्छर गंदे पानी में होते हैं, ये भी काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये ऑप्शन में सही हो सकता है। चेचक की बात करते हैं तो चेचक एक क्या है, महामारी है, छुआछूत की बीमारी है, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से बचता है। ऑप्शन अगर इसमें सही देखा जाए तो मलेरिया है, में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। मैं यहाँ पर उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है हैजा। ठीक है, जल से जनित रोग उत्पन्न कौन करता है? वो रोग है हैजा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फासिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है वायु प्रदूषण। ठीक है, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? वायु एवं जलवाष्प से, जल एवं धुआं से, धुआं एवं कोहरा से या अग्नि एवं जल से? ठंडियों में ऐसा कोहरा देखने को मिलता है और कभी कभी प्रदूषण की मात्रा जब वातावरण में बढ़ जाती है तब भी ऐसा देखने को हमें मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है धूम्र कोहरा। ठीक है, धूम्र का कोहरा किससे बनता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है धुआं और कोहरा से। ठीक है, धुआं और कोहरा से ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करती है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने का कार्य करती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है तांबा, क्रोमियम, लेड या कैडमियम। चूँकि वायु प्रदूषण की बात कर रहा है तो वायु प्रदूषण में जो इसका सही उत्तर होगा वो है कैडमियम। ठीक है, कैडमियम एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है? वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, जो कि शहरों में खास तौर पे इसकी बहुलता होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से, जेट्रोफा कार्कस, यामुना, जकरांता या पीपल? देखो, जो जैव ईंधन है काफ़ी अच्छा ईंधन होता है, इको फ्रेंडली ईंधन होता है और ये मुख्य रूप से जेट्रोफा से ही प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जेट्रोफा। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। अन्य क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? देखिए, जब हम तेल को शोधित करते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से जिसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी उसकी क्वालिटी, जो फायदा पहुंचाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जीव होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो जल शोधन का कौन सा ऐसा तरीका है जिसे सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं करता? ओके, तो इसका जो सही उत्तर है,
इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कथन उसको कहते हैं निस्यंदन, क्लोरोनीकरण या अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं यहाँ पे उत्तर बताने वाला हूँ। इसका जो सही उत्तर है निस्यंदन। जी हाँ, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता, तो वो है निस्यंदन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। देखिए, जब हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, एसेसरीज, एनी अदर डिवाइसेस जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज करते हैं, एक समय तक जब तक चलता है तब तक उसका खूब अच्छे से यूज करते हैं, जहाँ वो खराब हो जाता है हम उसको फेंक देते हैं। तो इस प्रकार के कचरे को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है कंप्यूटर कचरा, ई कचरा, पीसी कचरा या भौतिक कचरा। देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने के बाद ही आगे वीडियो देखिएगा। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स गार्बेज। ठीक है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसका नाम दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में या रेफ्रिजरेटरों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो अधिकतर यूज किया जाता है वो यूज होता है आपके रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज। ओके, याद रखिएगा, कितना खतरनाक है, फायदा भी पहुंचाता है लेकिन हमारे देश को नुकसान भी पहुंचाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो इंडिकेट करता है कि जहाँ पर ये अगर ख़त्म होने लगेंगे तो समझ जाए कि वहाँ पे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर मिलते हैं तो वहाँ की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता बेहतरीन है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। शैवाल है, फंजाई है, लाइकेन है या बैक्टीरिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाइकेन। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, वो गैस का नाम क्या है बताइए। इथेन है, ठीक है, इथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो गैस होता, जो H2SO4 एसिड होता है वो बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड ट्रेन में H2SO4 सल्फर हाइड्रोजन साथ मिलकर H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, यही जमीन पे गिरता है और अम्ल वर्षा का कारण बनता है, HCl भी बनता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला से सर्वाधिक ताप होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन मीथन से, ऑक्सी हीलियम से या इनमें से कोई नहीं। किसकी ज्वाला से सर्वाधिक ताप होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीमीथेन। ऑक्सीमीथेन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। यानी कम मात्रा में ज़्यादा का कोई ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है तो इसमें से कौन है, मीथेन, हाइड्रोजन, एथेनॉल या प्रोपेन। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, एथेनॉल या प्रोपेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मीथेन। ठीक है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, मीथेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, वृक्षों द्वारा या सूर्य प्रकाश के द्वारा। ये तो बच्चा भी बता लेगा। इसका जो सही उत्तर है वो वृक्षों द्वारा। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वायु प्रदूषण कम से कम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं। देखिए हमारे पृथ्वी के अंदर भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का क्या नाम है जिसका हम प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं, खासतौर पे वो देश जो ठंडे इलाकों में रहते हैं। तो इसका जो बहुत ही सिंपल उत्तर है वो है भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जो कि पृथ्वी के अंदर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं। श्वसन, निर्जलीकरण, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए और कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जो हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कोरल द्वीप अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी या कच्छ का रण। देखिए कोरल द्वीप, राष्ट्रीय कोरल द्वीप अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है,
तो देखिए जो इसका सही उत्तर है वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहीं पर कोरल द्वीप भी ज़्यादा पाए जाते हैं और वहीं पर इसका केंद्र भी है, राष्ट्रीय कोरल द्वीप अनुसंधान केंद्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? ऑप्शन है लिग्निनाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट नामक कोयला बहुत ही अच्छा होता है और इसी का यूज ज़्यादातर उच्च गुणवत्ता में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? ऑप्शन है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता की संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए जब जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है जो कि पर्यावरण से होकर गुजरती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। हम इन सभी चीज़ों को खोते हैं जब हम विकास करते हैं, चाहे वो नगरीकरण हो या चाहे औद्योगिकरण हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस रूप में उपलब्ध है? ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस के रूप में भी है, तरल में भी है, ठोस यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन है ओजोनोस्फीयर में, स्थलमंडल, जीवमंडल या हाइड्रोस्फीयर। तो इसका जो सही उत्तर है मैं बता देता हूँ, वो है जीवमंडल। जी हाँ, जीवमंडल में हमें जो पानी मिलता है वो गैस, तरल और ठोस तीनों रूप में देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है? गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत मतलब अक्षय ऊर्जा उसे कहते हैं जो नॉन कन्वेंशनल हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। गैर अक्षय ऊर्जा क्या होता है? जो कि एक समय बाद खत्म हो जाएगा, आप यूज करते रहिए, एक समय बाद खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी उसे देख ही नहीं पाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोयला। ठीक है, वन, पानी, वन्य जीव अगर आप अभी लगा के छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, यूज भी करेंगे वन, तो वन की उम्र बहुत होती है। इसी प्रकार से पानी, वन्य जीव भी होता है, लेकिन कोयला का आप लगातार यूज करते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? कौन सी गैस छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस छोड़ता है कौन सा? जलता कोयला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मतलब गलत है। तो देखिए हमको गलत ढूंढना है, बाकी तीन ऑप्शन तो सही हो गए। महानदी सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पिछवारा तमिलनाडु, पॉइंट क्लीमियर कर्नाटक, सदाबहार वन डेल्टा पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही सही है। ठीक है, पिछवारम तमिलनाडु, पॉइंट केमिलिमियर कर्नाटक या महानदी सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, वो होगा पॉइंट केलिमियर कर्नाटक। ये गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों और राज्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे झील और राज्य के नाम दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन गलत है जो आपको बताना है। गुजरात में भोज है, उड़ीसा में भीतरकनिका है, असम में दीपोर है, और आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे झील ये नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो वो है गुजरात का भोज। बाकी सब के ऑप्शन सही थे, लेकिन गुजरात में भोज नामक झील नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, पनबिजली की श्रेणी में आती है, जो पनबिजली होती है वो किस श्रेणी में आती है? तो ऑप्शन है ऊर्जा के गैर अच्छे स्रोत में, जीवाश्म ईंधन में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पनबिजली है वो पवन बिजली यानी कि जो हवा से चलती है पवन चक्की, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है बिजली पैदा करने का पवन चक्कियों के माध्यम से। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी या समय के साथ कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऊर्जा के गैर अच्छे स्रोत। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन पर्यावरण से जो इम्पोर्टेंट थे वो कराए गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस
प्रश्नों के सभी के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही उत्तर किए हैं। चलिए मिलते हैं चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।